दोस्तों, लाइनक्स इंस्टॉलेशन में और डीप जाने से पहले हम बूट प्रोसेस को समझते हैं। पावर बटन को प्रेस करने से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने तक का जो प्रोसेस है उसे बूट प्रोसेस कहते हैं। बूट प्रोसेस दो तरह का हो सकता है दोस्तों, बायोएस या लेगेसी मोड में और यूईएफआई मोड में। बायोएस और यूईएफआई दोनों ही दोस्तों आपके मदरबोर्ड के जो फर्मवेयर हैं उनको कहते हैं। जैसे ही आप पावर ऑन करने के बाद डिलीट या F2 की प्रेस करके सेटिंग्स को खोलते हैं, वो आपकी फर्मवेयर सेटिंग्स होती हैं। जो पुराने मदरबोर्ड थे उनका जो फर्मवेयर था उसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते थे। जो नए मदरबोर्ड हैं उनमें है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। नया है तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसमें नए फीचर्स हैं, लेकिन काम दोनों का बेसिक सेम ही है। जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो पहले हम यहाँ पे बायोस का समझते हैं। जैसे ही पावर बटन को आप प्रेस करते हैं तो वो आपके बायोस को एग्जीक्यूट कर देगा। बायोस एग्जीक्यूट होने के बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा। इसमें वो आपके कंप्यूटर का सारा हार्डवेयर, आपका प्रोसेसर, रैम और बाकी का हार्डवेयर चेक करेगा। अगर सारा हार्डवेयर ठीक काम कर रहा है तो आपने जो पहली बूट डिवाइस सेलेक्ट की हुई है उसका बूट सेक्टर या मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं जिसे, उस बूट सेक्टर को लोड करेगा। बूट सेक्टर में आपका बूट लोडर होगा। बायोएस आपके बूट लोडर को लोड करके एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद बायोएस का काम ख़त्म हो जाएगा, बूट लोडर का काम शुरू होगा। बूट लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके एग्जीक्यूट कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होने के बाद बूट लोडर का काम ख़त्म हो जाएगा और आपका बूट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप UEFI मोड में हैं तो पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपका फर्मवेयर एग्जीक्यूट होगा। ये भी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा। उसके बाद डिफरेंस है दोनों का। जैसे ये बूट सेक्टर को रीड करता था, UEFI जो है आपकी EFI सिस्टम पार्टीशन, आपकी हार्ड डिस्क में एक अलग से पार्टीशन बनी होती है, उसे रीड करेगा। उस पार्टीशन में आपका बूट लोडर होगा। उस बूट लोडर को रीड कर एग्जीक्यूट कर देगा। रीड करके बूट लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। प्रोसेस दोनों का सेम ही है। डिफरेंस क्या है, जो बूट सेक्टर है आपका वो एक ही होता है आपकी हार्ड डिस्क में। वहाँ पे आप एक ही बूट लोडर रख सकते हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से बूट करेगा। अगर आपको डुअल बूट करना है तो भी आपको एक ही बूट लोडर काम करेगा। अगर आपका बूट लोडर कैपेबल है दो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। UEFI में क्या है, जो EFI सिस्टम पार्टीशन है उसमें एक से ज़्यादा बूट लोडर भी रख सकते हैं आप। और आपकी जो बायोस सेटिंग्स हैं, UEFI सेटिंग्स फर्मवेयर की, जो आप डिलीट या F2 से ओपन करते हैं, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसका बूट ऑर्डर कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बूट करेगा, कौन सा बाद में करेगा। और अगर चाहें तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से भी उसे मैनेज कर सकते हैं आप। एक तो इस फीचर का डिफरेंस है दोनों में। और UEFI सिक्योर ज़्यादा है। अगर आपने UEFI में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है तो आप F2 या डिलीट प्रेस करके अपनी सेटिंग्स नहीं खोल पाएंगे जब तक कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में से UEFI में रिबूट नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करने के बाद वहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि अगली बार आपको UEFI में बूट करना है फर्मवेयर में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बूट करना है। तो दोनों का ये डिफरेंस है। UEFI में इस डिफरेंस की वजह से कोई भी आपकी सेटिंग्स नहीं चेंज कर पाएगा। ये इसका सिक्योरिटी फीचर है दोस्तों एक। अगर आपका फर्मवेयर है वो इस लेफ़्ट साइड की तरह दिखाई देता है आपको, ब्लू स्क्रीन में कीबोर्ड से आप काम करेंगे, यहाँ पे माउस नहीं चलेगा, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अगर वो इस राइट हैंड साइड की तरह दिखाई दे रहा है, अच्छे से ग्राफिक है, माउस भी यूज़ कर पा रहे हैं आप, तो आपका वो UEFI है। अगर आपके मदरबोर्ड में UEFI है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप लेगेसी मोड में ही बूट कर सकते हैं, UEFI मोड में ही बूट कर सकते हैं। अगर आपके पास बायोस है तो सिर्फ आप बायोस मोड में ही बूट कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप मेरे मदरबोर्ड के फर्मवेयर का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। यहाँ से मैं एडवांस सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकता हूँ कि UEFI मोड में बूट करना है या बायोस मोड में। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे।
दोस्तों आपका जो बूट मीडिया होता है, जैसे आपकी ISO फाइल है, CD DVD है या बूटेबल पेन ड्राइव है, वो दोनों मोड में बूट करने के कैपेबल होती है। फर्मवेयर को आपने किस मोड पे सेट कर रखा है वो डिसाइड करेगा कि आपका मीडिया या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोड में बूट होगा। बायोस या लेगेसी मोड में इंस्टॉलेशन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपका फर्मवेयर बायोस है, वो पुरानी ब्लू स्क्रीन वाला है, पुराना मदरबोर्ड है आपके पास, तो आपका OS हमेशा ही बायोस मोड में बूट होगा। उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्मवेयर UEFI है तो आप सेटिंग में जाके उसे लेगेसी मोड पे सेट कर सकते हैं। अगर आप लेगेसी इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो लेगेसी मोड में सेट कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है दोस्तों पार्टीशनिंग में। अगर आप लेगेसी मोड में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपको MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड या डॉस पार्टीशनिंग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। दोनों एक ही है, इसे डॉस पार्टीशनिंग टेबल भी कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR पार्टीशनिंग टेबल भी कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशनिंग टेबल सेलेक्ट करना है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पार्टीशनिंग कर लेनी है आपकी डिवाइस की। अगर आप चाहते हैं UEFI मोड में इंस्टॉलेशन करना, तो आप अगर बायोस यूज़ कर रहे हैं तो उस पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप UEFI है आपका फर्मवेयर, तो आप आपका बूट मोड को UEFI पे सेट रखेंगे तो वो UEFI मोड में इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। पार्टीशनिंग है इसकी दोस्तों, GPT स्टाइल पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी आपको। GPT का अर्थ है GUID पार्टीशनिंग टेबल। इसमें क्या है, एक ESP पार्टीशन होगी, EFI सिस्टम पार्टीशन, जिसका साइज़ 512 मेगाबाइट रिकमेंड करूँगा मैं। आप कम से भी काम चला सकते हैं। इसको FAT32 में फॉर्मेट करना पड़ेगा हमें। और इसके अलावा अपनी ज़रूरत के हिसाब से और पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं आप। यही डिफरेंस है दोस्तों दोनों में, एक तो फर्मवेयर की सेटिंग का और दूसरा पार्टीशनिंग का। बाकी की इंस्टॉलेशन दोनों की सेम है। अगर आप चाहें तो MBR पार्टीशन टेबल को भी UEFI बूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक ESP पार्टीशन रखनी पड़ेगी उसमें भी। जो बायोस है वो GPT पार्टीशन में से बूट नहीं कर पाएगा। अगर आप बायोस मोड में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप GPT पार्टीशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप UEFI मोड में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप MBR पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हैं और GPT भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। MBR पार्टीशन में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप एक पार्टीशन का साइज़ 2 टेराबाइट से ज़्यादा नहीं रख सकते इसमें। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव होगी, जिसमें आप 2 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं 2 टेराबाइट की। इससे ज़्यादा आप MBR में पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, आप किसी सर्वर के लिए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आप GPT पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए दोस्तों अपने फर्मवेयर को आपके डिज़ायर्ड मोड पे सेट कर लें। लेगेसी या UEFI मोड चूज़ कर लें वहाँ से। अपने बूट मीडिया को, जैसे CD DVD या USB पेन ड्राइव है आपके पास, उसे फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने कंप्यूटर को बूट कर लें। यहाँ पे मैं Zorin OS यूज़ कर रहा हूँ, जो कि Ubuntu 18.04 पे बेस्ड है। आप Ubuntu भी यूज़ कर सकते हैं या Ubuntu का कोई भी डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। सबके इंस्टॉलेशन स्टेप सेम ही होंगे। जैसे ही आप CD में से या बूट मीडिया में से बूट करेंगे, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ऐसी स्क्रीन आएगी। इस पर पहला ऑप्शन होगा ट्राई और इंस्टॉल Zorin OS या Ubuntu। कई डिस्ट्रीब्यूशन में ट्राई और इंस्टॉल का ऑप्शन अलग अलग होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से ट्राई का ऑप्शन चूज़ करें। अगर आप चाहें तो यहीं से इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई यूज़ करूँगा। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो उसे ट्राई और इंस्टॉल Zorin OS है, जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो अगली स्क्रीन आपके पास ऐसी आएगी। यहाँ से आप ट्राई Ubuntu या इंस्टॉल Ubuntu यहीं से यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ट्राई पे क्लिक करें यहाँ से, क्योंकि उससे क्या होगा दोस्तों, हम लाइव एनवायरनमेंट में बूट कर जाएंगे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। वहाँ से आप अच्छी तरह से पार्टीशनिंग कर पाएंगे और जो कुछ भी आप चाहते हैं आपके सिस्टम के साथ पहले चेंजेस करना इंस्टॉलेशन से पहले, वो सब आप वहाँ से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं वर्चुअल बॉक्स की बजाय वर्ट मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने QEMU इंस्टॉल किया है। वर्ट मैनेजर उसका GUI है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये मुझे ऑप्शन देता है कि मैं लेगेसी बूट यूज़ करना चाहता हूँ या UEFI। अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है।
या फिर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो भी आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि QEMU और वाटर मैनेजर का सेटअप कैसे करना है तो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको। यहाँ पे दोस्तों मैं वर्चुअल मशीन सेट करूँगा टोटली, डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन करके सीख सकते हैं। बस आपके पास एक स्पेयर हार्ड डिस्क होनी चाहिए ताकि आप एक्सीडेंटली अपने डाटा ना डिलीट कर बैठे। तो यहाँ पे मैं एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहा हूँ। अगर आपके पास एक स्पेयर हार्ड डिस्क है तो उसमें आप इंस्टॉलेशन करके सारा कुछ सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं बायोस मोड में यूज़ करना चाहता हूँ फार्मवेयर को या UEFI में, तो वाटर मैनेजर यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ है मुझे यहाँ पे। इसके बाद मैं इंस्टॉलेशन शुरू करूँगा। यहाँ पे फुल स्क्रीन करते हैं। जैसे ही मैंने CD में से या बूट मीडिया में से बूट किया तो ये ऑप्शन आ गए हैं मेरे पास, ट्राई और इंस्टॉल Zorin OS, या यहाँ पे ट्राई और इंस्टॉल Ubuntu आएगा। मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, आपको भी पहला ही करना है। अगर आपके पास ट्राई और इंस्टॉल के अलग से ऑप्शन है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप ट्राई करें। जैसे ही मैंने ट्राई किया तो मेरे पास आगे स्क्रीन आएगी जिसमें दो ऑप्शन आएंगे मेरे पास, ट्राई और इंस्टॉल का। वहाँ पे भी मैं ट्राई Zorin OS यूज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे है ट्राई Zorin OS या ट्राई Ubuntu का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। आप चाहें तो इंस्टॉलेशन भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ट्राई करें। वहाँ हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, पार्टीशनिंग हम वहाँ से मैनुअली कर सकते हैं और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन से पहले। ये यहाँ पे आपके पास लाइव OS एनवायरनमेंट बूट कर गया दोस्तों। ये पूरा वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलेशन यहीं से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा ये तो आप यहीं से यूज़ करके इसे देख लें और इसे शट डाउन कर दें। आपके सिस्टम पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसके। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके पास टेक्स्ट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस में लार्ज टेक्स्ट पे क्लिक कर लें और अब हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम UEFI मोड में बूट हुआ है या लेगेसी मोड में। तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके यूटिलिटीज में टर्मिनल खोल सकते हैं या Ctrl+Alt+T प्रेस करके भी टर्मिनल खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कमांड रन करनी है। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ टेक्स्ट का। कमांड है आपको इस फोल्डर के कंटेंट लिस्ट करने हैं, ls/sys/firmware/EFI, या यहीं पे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास EFI फोल्डर है तो इसका मतलब है आप UEFI से मोड में बूट हुए हैं। अगर आपके पास ये फोल्डर नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब है आप बायोस या लेगेसी मोड में बूट हुए हैं। उसके बाद टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं। अब हम जो भी पार्टीशनिंग करेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे वो हम लेगेसी मोड के बेस पे ही करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इंस्टॉलेशन शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हम करेंगे पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग के लिए आपको टर्मिनल खोलना है सबसे पहले और अपने हार्ड ड्राइव आइडेंटिफाई करनी है जिस हार्ड ड्राइव में आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है दोस्तों LSBLK। इसका अर्थ है लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस। ब्लॉक डिवाइसेस जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है या SSD है, जितनी भी ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इस कमांड से आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे SR0 है जो हमारी CD-ROM है, लूप 0 है ये जब हमने लाइव बूट किया था उसका रूट फाइल सिस्टम है। इस सब को आप इग्नोर कर दें। आपके पास होगा इस फॉर्मेट में
जैसे यहाँ पे VDA आ रहा है क्योंकि मेरे पास वर्चुअल डिस्क है। अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे SDA आएगा। SDA का मतलब है आपकी पहली हार्ड ड्राइव, SDB होगी आपकी दूसरी हार्ड ड्राइव, SDC तीसरी, ऐसे जितनी भी आपके पास हार्ड ड्राइव्स हैं सबका SDA, SDB, SDC ऐसे आएगा। जैसे हम यहाँ पे VDA में इंस्टॉलेशन करेंगे, ये मेरी 20 GB की हार्ड डिस्क है, आपके पास ये SDA आएगा। अगर मेरी इस डिस्क में पार्टीशंस होती तो यहाँ पे नीचे VDA1, VDA2 और आपके केस में SDA1, SDA2 पार्टीशन शो करेगा। ये बिल्कुल फ्रेश हार्ड डिस्क है मेरे पास, इसमें कोई पार्टीशनिंग नहीं की हुई है, इसलिए ये सिर्फ डिस्क का नाम शो कर रहा है यहाँ पे। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने VDA डिस्क में इंस्टॉलेशन करनी है तो हम इसका पार्टीशन टेबल चेक करेंगे। अगर आपने पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था या डिस्क को यूज़ कर रहे थे तो आपने उसमें पार्टीशंस भी क्रिएट की होंगी, उसके लिए पार्टीशन टेबल भी क्रिएट किया होगा। तो हम पार्टीशन टेबल चेक करेंगे वाइप fs कमांड से। वाइप fs स्पेस /dev स्लैश, आपके केस में SDA होगा, मेरे केस में यहाँ पे VDA। यहाँ पे परमिशन डिनाइड कह रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन सुपर यूज़र की तरह करना होगा। इसके लिए हम लिखेंगे sudo स्पेस वाइप fs स्पेस /dev/VDA। जितनी भी डिवाइसेस हैं दोस्तों वो आपके इस फोल्डर में माउंट होंगी, यहीं से आप सारी डिवाइसेस एक्सेस करेंगे। तो ये /dev/ ये आपकी हार्ड डिस्क का नाम है। ये हमारे पास खाली आया है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हार्ड डिस्क है, इसमें कोई पार्टीशन टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से पार्टीशन टेबल है तो इसी कमांड से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, sudo स्पेस वाइप fs स्पेस -a स्पेस /dev/ आपकी हार्ड ड्राइव का नाम जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। इससे दोस्तों आपकी इस डिवाइस में जितने भी पार्टीशन टेबल होंगे वो सबको डिलीट कर देगा। इससे दोस्तों आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट डाटा है तो पहले से बैकअप ले लें। अगर आप यहाँ पे हमने जैसे fs चेक किया था, अगर आपके पास MBR या DOS पार्टीशन टेबल दिखा रहा है वो, तो आपको ये कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर GPT पार्टीशन टेबल दिखाए तो आपको वो इस कमांड से डिलीट करना पड़ेगा। अपना डेटा पहले कॉपी कर लें, उसके बाद इस कमांड से आप अपना पार्टीशन टेबल डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्रेश डिस्क है, इसके बाद हम उसकी पार्टीशनिंग करेंगे। अगर GPT डिस्क होती तो पार्टीशन टेबल डिलीट करके उस पर भी यही कमांड रन करते। तो ये कमांड भी sudo से रन होगी दोस्तों, sudo स्पेस cfdist। ये cf डिस्क यूटिलिटी है दोस्तों जो आपकी डिस्क की पार्टीशनिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आपको अपनी हार्ड ड्राइव का लेटर देना पड़ेगा dev/sda। मेरे केस में यहाँ पे VDA है। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास बिल्कुल फ्रेश हार्ड ड्राइव है ये। इसमें मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्टीशन टेबल यूज़ करना चाहेंगे आप, GPT या DOS, SGI या सन माइक्रो सिस्टम्स। यहाँ पे हम लेगेसी मोड में जा रहे हैं तो हम DOS यूज़ करेंगे। अगर UEFI मोड में होते तो हम GPT भी यूज़ कर सकते थे, DOS भी यूज़ कर सकते थे। DOS में जाएंगे हम, ये हमारी सारी फ्री स्पेस दिखा दी उसने। यहाँ पे हम न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास पहले से पार्टीशन होती जैसे कि यहाँ पे है तो इस पार्टीशन को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते थे। न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। इसमें दोस्तों लाइनक्स में अगर आप जानते होंगे कि एक रूट फाइल सिस्टम होता है जिसमें आपके सारी फाइल्स आएंगी। एक पार्टीशन मैं रख रहा हूँ रूट फाइल सिस्टम के लिए। उसके बाद फ्री स्पेस में एक पार्टीशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेरे होम फोल्डर के लिए। होम फोल्डर जो होता है दोस्तों उसमें
जितने भी यूज़र होते हैं उनकी पर्सनल फाइल्स और डेटा होता है, पर्सनल सेटिंग्स होती हैं। मैं इसलिए अलग से ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ कि कल अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए किसी वजह से, हमें दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़े, तो हमारा ये डाटा सेफ रह जाए। जो लास्ट में पार्टीशन है दोस्तों, इसे मैं स्वैप एरिया की तरह यूज़ करूँगा। इसकी यहाँ से टाइप चेंज करके लाइनक्स स्वैप सेलेक्ट करूँगा मैं। पहली दो पार्टीशंस की टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइनक्स है, ये तीसरी लाइनक्स स्वैप है। इस टेबल को हम राइट करेंगे। राइट करने के लिए यहाँ पे यस लिखेंगे और इसके बाद इस प्रोग्राम को क्विट कर देंगे। ये हमारी पार्टीशनिंग हो चुकी है दोस्तों। ये सिर्फ पार्टीशनिंग हुई है, फॉर्मेटिंग नहीं हुई है अभी। फॉर्मेटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर हम अब LSBL के कमांड रन करके देखेंगे तो ये हमारी हार्ड डिस्क में पार्टीशन दिखा रहा है जितनी हमने क्रिएट की है। 3 पार्टीशंस क्रिएट किए हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कितनी भी कर सकते हैं। ये हमने रूट, होम और स्वैप के लिए 3 पार्टीशंस बनाई है। आपको इन तीनों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही पार्टीशन से काम चला सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों अब हमें इंस्टॉलेशन शुरू करनी है। टर्मिनल को क्लोज कर देंगे और इंस्टॉल ज़ोरिन OS या इंस्टॉल उबंटू पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉलर शुरू हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू कर दें यहाँ पे। इसके बाद हमारा कीबोर्ड लेआउट पूछ रहा है। इंडिया में दोस्तों हमारे पास US कीबोर्ड लेआउट है, डिफ़ॉल्ट में भी यही सिलेक्टेड है इस पर, तो कंटिन्यू कर लें। अगले ऑप्शन में हमें पूछ रहा है कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम अपडेट्स डाउनलोड करने हैं या नहीं। मेरे पास ये ऑप्शन डिसेबल है यहाँ पे। अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड होता तो ये ऑप्शन इनेबल होना था यहाँ पे, तो मैं चूज़ कर सकता था कि डाउनलोड करने हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई। अगर मैं इन डिवाइसेस के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो प्रॉपर हैं कुछ ड्राइवर्स होते हैं वो कुछ कंपनीज पेड बनाती हैं जो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, लेकिन उबंटू उनको इंक्लूड कर लेता है अपने इंस्टॉलेशन में। तो अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो इसे अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टिक करने की ही सलाह दूंगा। सेंसस में आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसे अनटिक कर दें, वरना इसे टिक करके कंटिन्यू कर लें। इसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन ऑप्शन आए हैं। हम सारी डिस्क को इरेज करके इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप मैनुअली पार्टीशनिंग नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने पिछले स्टेप में पार्टीशनिंग की थी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। सारी हार्ड डिस्क को ये अपने हिसाब से फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन करेगा। अगर आप इनक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं या LVM यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बेसिक इंस्टॉलेशन में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने मैनुअल पार्टीशनिंग की है तो वो यहाँ पे समथिंग एल्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सारी हार्ड डिस्क डिलीट करके यूज़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई OS इंस्टॉल है तो उसके साथ 1-2 ऑप्शन और आएंगे, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं समथिंग एल्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैंने मैनुअल पार्टीशनिंग पहले से कर रखी है। यहाँ पे ये मेरी पार्टीशंस आ गई हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी पार्टीशनिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं GPT करना चाहता हूँ या MBR और DOS में करना चाहता हूँ, तो मैंने पार्टीशनिंग इसलिए पहले से की है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइव को, यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। यूज एज, इसका फाइल सिस्टम टाइप क्या होगा, लाइनक्स का ext4 लेटेस्ट फाइल सिस्टम है, इसे यूज़ करेंगे। फॉर्मेट पे टिक करेंगे। इसका माउंट पॉइंट रूट रखेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है जो, इसे रूट कहते हैं। जैसे विंडोज़ में C ड्राइव होती है, लाइनक्स में ये रूट फाइल सिस्टम होता है। इसके लिए जो पार्टीशन यूज़ करनी है हम उसका माउंट पॉइंट यही रखेंगे।
इसके बाद हमारा पर्सनल जो डेटा है उसके लिए होम फोल्डर अलग से रखना चाहते हैं हम, अलग पार्टीशन बनाइए उसके लिए। इसे भी हम ext4 फॉर्मेट और इसका माउंट पॉइंट रखेंगे /home। इसमें हमारा सारा प्राइवेट डेटा होगा। अगर हमारी ये पार्टीशन करप्ट हो जाएगी तो ये हमारा डाटा सेफ रहेगा। तीसरी जो हमने पार्टीशन बनाई थी स्वैप के लिए। स्वैप दोस्तों आपके हार्ड डिस्क में एक पार्टीशन होगी। जब भी आपकी रैम फुल हो जाएगी तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कुछ ज़रूरी फाइल्स इस पार्टीशन में स्वैप कर देगा, दोबारा जब ज़रूरत होगी यहीं से एक्सेस कर लेगा। तो ये एक रैम की कॉम्प्लीमेंट्री पार्टीशन की तरह काम करती है। जो भी जल्दी से एक्सेस करने वाली फाइल्स होती हैं या ज़्यादातर ज़रूरत होती है जिन फाइल्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको इस पार्टीशन में रख लेगा। तो ये तीनों हम सेलेक्ट करके यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। नीचे हमें पूछ रहा है कि बूट लोडर कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क हैं वहाँ उनके नाम आ जाएंगे, यहाँ पे उनकी पार्टीशंस आ जाएंगी। जो भी आप फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट की हुई है आपने, इस केस में हमारी यही हार्ड डिस्क है प्राइमरी SDA, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भी यही सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। SDA जैसे मेरे केस में ये VDA है, ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें बूट लोडर इंस्टॉल होगा। इसके मास्टर बूट रिकॉर्ड में बूट सेक्टर में हमारा बूट लोडर इंस्टॉल होगा। तो इसे यहाँ से इंस्टॉल नाउ कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारी लोकेशन इंडिया के मैप पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो कोलकाता आ जाएगा। कंटिन्यू कर दें इसे। इसके बाद हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है। यूज़र नेम कुछ भी रख लें, कंप्यूटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये नाम से आपका कंप्यूटर आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा नाम रखें जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपका नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे इसका पासवर्ड रख लें और हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑटोमेटिकली लॉगिन करना चाहते हैं या पासवर्ड से। तो दोनों आप में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सिस्टम बूट करेंगे तो ये ऑप्शन आपसे पासवर्ड मांगेगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन करने वाला ऑप्शन आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा लॉगिन हो जाएगा। इसे कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। 15 से 20 मिनट लेता है नॉर्मल। अगर आपका ओल्ड हार्डवेयर है तो आधा घंटा भी ले सकता है। अगर आप मेरी तरह लेटेस्ट हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं जैसे NVMe ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो 5 मिनट से भी कम लेगा। ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है आपके। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन आएंगे हमारे पास। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। हमारे पास ये ऑप्शन है कंटिन्यू टेस्टिंग या रीस्टार्ट नाउ। अगर आप सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट कर लें। अगर आप टेस्टिंग लाइव एनवायरनमेंट में ही रखना चाहते हैं जारी तो कंटिन्यू टेस्टिंग कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों पहले बताना मैं भूल गया, इंस्टॉलेशन से पहले बायोस में फर्मवेयर में आपका टाइम है जो वो आपको अपने लोकल टाइम पे सेट नहीं करना है। वो आपको इंटरनेशनल जो UTC टाइम है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, उसके हिसाब से टाइम सेट करना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन के टाइम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप टाइम सेलेक्ट कर लेगा वहाँ से। जैसे यहाँ पे मेरे फर्मवेयर का टाइम UTC पे है, लोकल मेरा टाइम अभी 10:20 हो चुके हैं, उसके हिसाब से आ रहा है ये। तो आप यहाँ पे अपना फर्मवेयर में टाइम UTC पे रखें, इंस्टॉलेशन के टाइम लोकेशन सेलेक्ट करें, वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर देगा। यहाँ से रीस्टार्ट नाउ करेंगे। इसके बाद ये हमें कहेगा कि आपका इंस्टॉलेशन मीडिया रिमूव करके एंटर प्रेस कर दें। अपनी पेन ड्राइव या CD निकाल लें और एंटर प्रेस कर दें यहाँ पे। उसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया आपके पास। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होके बूट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे इसने टाइम अपने आप सेट कर दिया है।
दोस्तों इस पार्ट में हम देखेंगे कि UEFI मोड में इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, आपका फर्मवेयर है जो वो UEFI मोड पे रखना है। उसके बाद जैसे ही CD में से बूट करेंगे वो आपके UEFI मोड में बूट हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आए हैं ट्राई और इंस्टॉल Zorin OS यूज़ करूँगा मैं यहाँ से। इंस्टॉलेशन बिल्कुल पहले की तरह ही है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपकी पार्टीशनिंग में डिफरेंस है। यहाँ से मैं ट्राई Zorin OS करूँगा। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है। इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं पहले। अगर आप चाहें तो रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। इससे आपको टेक्स्ट रीडेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे, देखेंगे कि हम किस मोड में बूट हुए हैं। यहाँ पे ls कमांड है, ls /sys/firmware, इसे एंटर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे EFI फोल्डर है हमारे पास। अगर यहाँ से हम EFI फोल्डर का डाटा लिस्ट करें तो इसमें ये फोल्डर आ गए हैं हमारे पास। बायोस मोड में ये फोल्डर नहीं था हमारे पास, यहाँ पे ये फोल्डर है, तो इसका मतलब है हम EFI मोड में बूट हुए हैं। टेक्स्ट इंक्रीज करके दिखा देता हूँ आपको। ये कमांड्स है, इस कमांड से देखेंगे हम, अगर हमारे पास आउटपुट में ये EFI फोल्डर है तो हम UEFI मोड में बूट हुए हैं। इसके बाद वही प्रोसीजर है दोस्तों। सबसे पहले हम अपनी हार्ड ड्राइव आइडेंटिफाई करेंगे LSBL के। वही हमारे पास SDA पार्टीशन है, हमारी हार्ड ड्राइव है, इसकी ये 3 पार्टीशन हैं। अगर पहले की तरह हम YFS कमांड यूज़ करें /TEV/SDA1 तो मेरे पास यहाँ पे VDA है, आपके पास SDA होगा। यह कह रहा है कि सूडो चाहिए इसके लिए, सुपर यूज़र की परमिशन चाहिए। वही कमांड रन किया हमने सूडो से। तो ये हमारे पास एक पार्टीशन टेबल है इसकी टाइप है DOS, यानी कि ये MBR या DOS पार्टीशन टेबल है। अगर हम चाहें तो यही पार्टीशन टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए वही कमांड है हमारी YPFS वाली। यहाँ पे सिर्फ YPFS -A यानी कि ऑल, ये सारे पार्टीशन टेबल डिलीट कर देगी ये कमांड। डिवाइस बिजी कह रहा है हमारे पास, क्योंकि ये हमारी स्वैप पार्टीशन है, ये यहाँ पे यूज़ में है, तो इसके लिए हमें स्वैप ऑफ कमांड लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करना है हमें, स्वैप ऑफ -A। हमारी ये पार्टीशन दोस्तों स्वैप पे यूज़ थी, इसलिए हमारे पास ये एरर आया था यहाँ पे, डिवाइस बिजी है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है sudo स्पेस स्वैप ऑफ स्पेस -A। ये हमारी स्वैप ऑफ कर देगा। अगर आप LSBL के करके देखें, LSBL के, तो ये हमारी स्वैप पार्टीशन यूज़ नहीं कर रहा है अब। अगर हम यहाँ पे YPFS लगाएंगे अब, तो ये हमारी पार्टीशन टेबल को डिलीट कर देगा। ये देखिए, ये वहाँ से इसने इरेज कर दिया है हमारा पार्टीशन टेबल। अब हम दोबारा से पार्टीशनिंग करेंगे। यहाँ पे हम cfdisk कमांड यूज़ करेंगे। हमारे पास VDA हार्ड डिस्क है हमारी, तो ये हमसे पूछ रहा है कि DOS पार्टीशन टेबल क्रिएट करना है या GPT।
मैं यहाँ से जीपीटी करूँगा, अगर आप चाहें तो डॉस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टीशनिंग बाकी सेम ही होगी दोस्तों। यहाँ से सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे न्यू पार्टीशन, पहले की तरह पार्टीशनिंग करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 512 MB की हमें EFI सिस्टम पार्टीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहली पार्टीशन हमारी वही होगी। इसकी टाइप यहाँ से चेंज करेंगे, टाइप है ये पहली EFI सिस्टम। ये हमने पहली पार्टीशन जो है EFI सिस्टम पार्टीशन क्रिएट कर ली है। बाकी की ड्राइव में आप जैसे भी चाहें वैसे पार्टीशनिंग कर सकते हैं। जैसे मैं 8 GB हम यूज़ करेंगे रूट के लिए, 9 GB यूज़ करेंगे हमारे होम के लिए, और बाकी की 1.5 GB जो है 2.5 GB वो यूज़ करेंगे स्वैप के लिए। स्वैप की टाइप यहाँ से लाइनक्स स्वैप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद राइट कर दें अपना टेबल, यस, प्रोग्राम को क्विट कर दें। पार्टीशनिंग वैसे ही करनी है दोस्तों। डिफरेंस क्या है कि पहली पार्टीशन है जो है 512 मेगाबाइट की, वो हमें EFI सिस्टम पार्टीशन क्रिएट करनी है। बाकी पार्टीशनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल पार्टीशनिंग करेंगे अपनी इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें इंस्टॉलेशन शुरू करनी है हमारी। उससे पहले अगर आप चाहें तो अपनी EFI पार्टीशन को FAT32 में फॉर्मेट कर लें। LSBL के करेंगे, हमारी ये पहली पार्टीशन आ गई है 512 MB की, इसे हम FAT32 में फॉर्मेट करना है। उसके लिए कमांड है दोस्तों mkfs.fat स्पेस -F32। ये 32 बिट में फॉर्मेट करेगा फैट को। इसके बाद हमारी पार्टीशन है जो /dev/VDA1, यहाँ पे हमें 1 सेलेक्ट करना है। हम पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे। ये कमांड भी दोस्तों सुपर यूज़र की तरह रन करनी है, इसके लिए भी sudo। तो ये हमारी पार्टीशन फॉर्मेट हो चुकी है FAT32 में। EFI पार्टीशन है जो हमेशा ही FAT32 में फॉर्मेट होगी, ये उसकी कमांड है दोस्तों। टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं क्विकली जाऊँगा इंस्टॉलेशन में। बस वहाँ पे पार्टीशनिंग कैसे सेलेक्ट करनी है हमें वही चेंजेस है, बाकी सारी इंस्टॉलेशन सेम ही होगी इसकी। यहाँ पे समथिंग एल्स करके हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारी EFI पार्टीशन है पहली, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। देख लें हमारी वही हार्ड डिस्क है जिसमें हमने पार्टीशनिंग की थी, उसकी पहली पार्टीशन सेलेक्ट करें, इसे चेंज करके EFI सिस्टम पार्टीशन बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लिया इसने, इसे रहने देंगे यही, ओके कर दें। दूसरी पार्टीशन हम यूज़ करेंगे ext4 फॉर्मेट, इसे रूट पे माउंट करेंगे। तीसरी हमारी पार्टीशन ऐसे चेंज करेंगे ext4 फॉर्मेट, इसे हम होम पे माउंट करेंगे। लास्ट जो पार्टीशन है ये हम स्वैप की तरह यूज़ करेंगे, स्वैप एरिया, इसे ओके कर दें। दोस्तों बाकी पार्टीशनिंग सेम है। पहली पार्टीशन जो है हमारी EFI सिस्टम पार्टीशन है, यहाँ पे यूज एज EFI सिस्टम पार्टीशन, ओके कर लें। बूट लोडर इंस्टॉलेशन के लिए आपकी डिवाइस पूछ रहा है, वही पहली हार्ड ड्राइव है जो आपकी, इसे सेलेक्ट कर लें, इंस्टॉल नाउ कर दें इसे। ये देख लें अपनी बूट डिवाइस भी वही होगी जिसकी पार्टीशन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी डिवाइस को आपने बूट ऑर्डर में फर्मवेयर में जाके फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट करना है। बाकी इंस्टॉलेशन सारी सेम है दोस्तों, बस पार्टीशनिंग में और पार्टीशंस को कैसे यूज़ करना है उसमें डिफरेंस है। बाकी सारी इंस्टॉलेशन वैसे ही है दोस्तों।